क्रॉस कर चुका है। ये आप सभी का प्यार है, आप सभी की मोहब्बत है जो इस फीट को हम अचीव कर पाए। ये विक्ट्री सिर्फ हमारी नहीं, ये आप सभी की विक्ट्री है, हम सभी की विक्ट्री है। जितने भी सब्सक्राइबर हमारे हैं, जितने लोगों ने भी हमारे वीडियोस देखे, जितने लोगों ने भी एनकरेज किया हमको इस वीडियोस बनाने के लिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। एंड वी होप कि आने वाले टाइम में भी आपकी हम मदद कर सकें हर एग्ज़ाम के रिलेटेड। एंड आई होप जितना भी हमने वीडियोस बनाए हैं, टेस्ट सीरीज़ किए हैं, या फिर जो भी स्टडी मटेरियल क्रिएट किया है आप लोगों के लिए, वो आपका जो एग्ज़ाम आने वाला है 10 नवंबर को, वो आपकी मदद करे, आपको सिलेक्शन दिलवाए, और आपकी सिलेक्शन ही हमारा सबसे बड़ा प्राइज़ होगा। दोस्तों, जिन लोगों को नहीं पता, हम लोगों की टेस्ट सीरीज़ लॉन्च हो चुकी है। टेस्ट सीरीज़ 1.0 2.0 हमारी ऐप पे अवेलेबल है। प्रैक्टिस करने के लिए तकरीबन 1200 क्वेश्चन हैं। 5 टेस्ट पहली वाली टेस्ट सीरीज़ में है, 5 टेस्ट अगली वाली टेस्ट सीरीज़ में है। ऑनलाइन पोर्टल मिलता है, आपको स्टेट रैंक मिलता है, आपको पोस्ट टेस्ट एनालिटिक्स मिलते हैं। आप ऐप डाउनलोड करके स्टोर सेक्शन में जा सकते हैं और वहाँ से आपको उसका आइडिया मिल जाएगा। ऑलरेडी 3000 से ज़्यादा लोग टेस्ट सीरीज़ 1.0 और 1000 से ज़्यादा लोग टेस्ट सीरीज़ 2.0 सब्सक्राइब कर चुके हैं। वी होप ये टेस्ट सीरीज़ आपको प्रॉपर प्रैक्टिस दे सके, ताकि आप एग्जाम में भी अच्छा परफॉर्म कर सकें। इसी के चलते आज हम कुछ MCQs लेकर आए हैं इकोनॉमी पर, स्पेसिफिकली ऑन नेशनल इनकम टॉपिक। कई सारे लोगों को प्रॉब्लम रहती है नेशनल इनकम के रिलेटेड, तो कुछ ऐसे ट्रिकी कंसेप्ट्स जो गलत हो सकते हैं एग्जाम में, उस पर क्वेश्चन लेके आया हूँ। उम्मीद है कि आप सभी को इससे फ़ायदा हो और आप एग्जाम में और अच्छा परफॉर्म कर सको। शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन, प्रोडक्ट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम इज ऑल्सो नोन एज। दोस्तों, आप जानते हैं, हमने लेक्चर्स में भी बताया है, जीडीपी कैलकुलेट करने के 3 मेथड्स हैं: इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड को किसी एक और नाम से भी पुकारा जाता है, वही पूछ रहा है कि किस नाम से पुकारा जाता है। नंबर 1, इनकम मेथड। अब हम जानते हैं इनकम मेथड तो अलग है, इनकम मेथड इज वन ऑफ द मेथड, सो दिस इज नॉट द आंसर। वैल्यू एडेड मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूशन मेथड कोई मेथड नहीं है, तो ये तो एलिमिनेट हो गया। ये मेथड हम जानते हैं और ये प्रोडक्ट मेथड से डिफरेंट है, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। और एक्सपेंडिचर मेथड भी एक तरीका है मेजर करने का, और प्रोडक्ट मेथड से वो अलग है, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? वैल्यू एडेड मेथड। और प्रोडक्ट मेथड को ही वैल्यू एडेड मेथड भी बोलते हैं और आउटपुट मेथड भी बोलते हैं। याद रखना जरूरी है। हो सकता है कि क्वेश्चन पेपर में आपको थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए वो किसी ऑप्शन में बोला कि भाई आउटपुट मेथड ऑफ एक्सपेंडिचर, आउटपुट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग जीडीपी और नेशनल इनकम जो है करके इस्तेमाल करें, और आप कंफ्यूज हो जाएं कि आउटपुट मेथड कौन सा है या फिर वैल्यू एडेड मेथड कौन सा है। तो प्रोडक्ट मेथड को ही वैल्यू एडेड मेथड भी कहते हैं या फिर आउटपुट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम भी कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। फाइनेंशियल ईयर इन इंडिया इज, इंडिया में किस इनमें से कौन से टाइम पीरियड को फाइनेंशियल ईयर माना जाता है? पहला ऑप्शन है अप्रैल 1 टू मार्च 31, जनवरी 1 टू दिसंबर 31, मार्च 1 टू अप्रैल 30, या फिर मार्च 16 टू मार्च 15। दोस्तों, हमेशा याद रखिए, मैंने अपने लेक्चर्स में भी बार बार बताया है कि अगर आप कोई भी फाइनेंशियल की बात कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे मार्च 2020-21 का फाइनेंशियल हमें देखना है, तो उस साल के 1 अप्रैल से वो फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है और 31 मार्च अगले साल को खत्म होता है। यानी अगर मैं बात करूं फाइनेंशियल ईयर ऑफ 2020-21, ये हो जाएगा 1 अप्रैल से लेकर 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक। तो इनमें से सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या दिख रहा है हमको? ऑप्शन नंबर ए। फाइनेंशियल ईयर हमेशा मार्च 1 से शुरू होता है और 31 मार्च अगले साल तक चलता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई द राइट वंस। इन 2 ऑप्शंस में से कौन सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है, या कोई भी सही नहीं है? अब हमें जानते नहीं कि ये जनरली जेके एसएसबी के एग्जामों में स्टेटमेंट वाइज नहीं आता है क्वेश्चन, बट अब ये जो हमारा पहली बार ऐसा इकोनॉमी का इतना सिलेबस उन्होंने डाला हुआ है, किस किस्म के क्वेश्चन पूछते हैं हम नहीं जानते, लेकिन हमारा मकसद इस एमसीक्यू से फैक्ट्स को जानना है। इस किस्म के क्वेश्चन आए ना आए, कम से कम फैक्ट्स आपको पता चलेगा और आप अकॉर्डिंगली कोई भी किस्म का आंसर कर पाएंगे। पहला क्या है? नेशनल इनकम इज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। जो नेशनल इनकम है
वो फाइनल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड है। बात सही है। अगर हम नेशनल इनकम की बात करें तो हम पढ़ते क्या हैं, इट इज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री इन अ फाइनेंशियल ईयर। है, सही बात है, ये डेफिनेशन थी। तो पार्शियली तो करेक्ट है ये, बेशक इसने टाइम पीरियड को मेंशन नहीं किया है, लेकिन पार्शियली करेक्ट है, तो ये सही लग रही है। डेप्रिसिएशन इज डिडक्टेड फ्रॉम ग्रॉस वैल्यू टू गेट द नेट वैल्यू। अगर आपको याद होगा हमारा जीडीपी पे लेक्चर, तो मैंने बताया था 3 किस्म की नेशनल इनकम्स होती हैं। एक तो होता है जीडीपी, एक होता है जीएनपी, एक होता है एनडीपी और एक होता है एनएनपी। तो जब हम जीडीपी में से माइनस करते हैं डेप्रिसिएशन को, तो हमारे पास क्या आता है, एनडीपी। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से माइनस डेप्रिसिएशन करो तो हमारा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ जाता है। तो यही एक ऑप्शन भी बोल रहा है कि डेप्रिसिएशन को जब हम ग्रॉस वैल्यू से निकालते हैं तो नेट वैल्यू हो जाती है। बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 इज ऑल्सो करेक्ट, 2 इज ऑल्सो करेक्ट, सो ऑप्शन इज सी, बोथ। फाइन, सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई द राइट वंस। क्या बोल रहा है वो, इसमें भी 2 ऑप्शंस दिए हैं, इनमें हमें बताना है कौन सा करेक्ट है, कौन सा रॉन्ग है, या फिर दोनों करेक्ट है या फिर दोनों रॉन्ग है। ये ऑप्शन बोल रहा है, ये क्वेश्चन बोल रहा है, व्हाइल कैलकुलेटिंग जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इनकम जनरेटेड बाय फॉरेनर्स इन द कंट्री इज टेकन इनटू कंसिडरेशन। जब हम जीएनपी कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो क्या जो फॉरेनर्स इस कंट्री में रह रहे हैं उनकी इनकम को भी कैलकुलेट किया जाता है। फिर से हम जीडीपी के लेक्चर पर अगर आए, जो मैंने आपको बताया है लेक्चर्स में, कि जो जीडीपी होता है दैट इज द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द बाउंड्री ऑफ अ कंट्री इन अ फाइनेंशियल ईयर। जीडीपी में बाउंड्री के अंदर जो भी जनरेट कर रहे हैं, चाहे वो फॉरेन ब्रांड्स हो, चाहे वो इंडियंस हो, चाहे फॉरेन नेशनल जो यहां काम कर रहे हैं, जो भी इनकम जो जनरेट कर रहा है वो जीडीपी में कैलकुलेट किया जाता है। पर जीएनपी में से माइनस कर दी जाती है, ये इनकम निकाल दी जाती है और ऐड कर ली जाती है जो इंडियन नेशनल्स बाहर कंट्रीज में पैसा वापस भेज रहे हैं, वो नेशनल प्रोडक्ट में आता है। यानी फॉरेनर नेशनल्स की जीएनपी में इनकम कैलकुलेट नहीं होती, उसमें से माइनस कर दी जाती है वो। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, रॉन्ग। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, व्हाइल कैलकुलेटिंग जीएनपी दैट इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इनकम जनरेटेड बाय द नेशनल्स ऑफ अ कंट्री आउटसाइड द कंट्री इज टेकन इनटू कंसिडरेशन। ये सही है। जब आप डोमेस्टिक से आप लाना चाहते हैं नेशनल की तरफ, तो डोमेस्टिक में से आप नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर लेते हैं। नेट फैक्टर ऑफ इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब ये हो गया कि यहां से जो बाहर जा रहा है उसमें से माइनस कर दो वहां से जो आ रहा है। बाहर से यहां से 100 रुपए जनरेट होकर बाहर जा रहा है, जो फॉरेन नेशनल्स इंडिया में रह के जनरेट कर रहे हैं पैसा, वो बाहर भेज रहे हैं अपनी कंट्री में, और जो इंडियन नेशनल्स बाहर रह के पैसा कमा रहे हैं वो हमारी कंट्री में वापस भेज रहे हैं। तो उनको जब हम एडजस्ट कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, तो बचता है क्या, जीएनपी। यानी जीडीपी में बाहर इंडियन जो रह रहे हैं, जो मनी कैलकुलेट कर रहे हैं, वो कैलकुलेट नहीं किया जाता, लेकिन जीएनपी में वो कैलकुलेट किया जाता है। तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट एंड 1 इज रॉन्ग। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 ओनली। व्हिच इज करेक्ट, 2 ओनली। फाइन। नेक्स्ट में मूव ऑन करते हैं। द वैल्यू ऑफ नेशनल इनकम एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन इज कॉल्ड। को इन्फ्लेशन के लिए एडजस्ट कर लेते हो, इन्फ्लेशन को आप उसमें कंसिडर कर लेते हो, उस नेशनल इनकम क्या कहा जाता है? क्या उसको हम रियल नेशनल पर कैपिटा इनकम कहते हैं, डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं, इन्फ्लेशन रेट कहते हैं, या रियल नेशनल इनकम कहते हैं? दोस्तों आपको पता है ना, जीडीपी 2 वैल्यू पे कैलकुलेट किया जाता है, एक जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस एंड जीडीपी एट करंट प्राइस। जीडीपी एट करंट प्राइस को हम नॉमिनल जीडीपी कहते हैं, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस को हम रियल जीडीपी भी कहते हैं। कांस्टेंट प्राइस एक बेस ईयर पे कैलकुलेट होता है। जिन लोगों को बेस ईयर का कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा वो लेक्चर देख सकते हैं, उनको समझ में आ जाएगा। तो जो एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन होता है उसको हम कहते हैं रियल नेशनल इनकम। सो ऑप्शन विल बी डी। फाइन, डी विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। द एवरेज इनकम ऑफ द कंट्री इज, किसी भी कंट्री की एवरेज इनकम क्या है? क्या वो डिस्पोजेबल इनकम है, क्या वो पर कैपिटा इनकम है, क्या वो इन्फ्लेशन रेट है, या फिर रियल नेशनल इनकम है? जब भी हमको एवरेज इनकम निकालनी होती है किसी भी कंट्री की, तो हम क्या करते हैं, उसकी जो नेशनल इनकम होती है उसको हम डिवाइड कर देते हैं टोटल पॉपुलेशन से। ये आ जाता है आपकी एवरेज इनकम, या इसको पर कैपिटा इनकम भी कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए, पर कैपिटा इनकम।
फाइन, द एवरेज इनकम ऑफ अ कंट्री। ठीक है जी, नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ डोमेस्टिक इनकम। अब डोमेस्टिक इनकम फिर से ध्यान में रखें, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। डोमेस्टिक इनकम क्या होती है? जो डोमेस्टिक बाउंड्रीज में क्रिएट करी होती है। ये इंडियंस भी कर सकते हैं और ये फॉरेन नेशनल भी कर सकते हैं। अब देखते हैं ऑप्शन क्या है। ऑपरेटिंग सरप्लस, बी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, सी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एंड डी मिक्स्ड इनकम। दोस्तों जब डोमेस्टिक इनकम की बात करते हैं तो हम बाउंड्री के अंदर जो भी क्रिएट कर रहा है वो देखते हैं। नेट फैक्टर इनकम में से क्या होता है? नेट फैक्टर इनकम में जो आपकी आउटगोइंग मनी है उसमें से माइनस किया जाता है इनकमिंग मनी को, तो वो नेट इनकम हो जाता है। तो फॉरेन नेशनल को क्या कर दिया जाता है? माइनस कर दिया जाता है। तो फिर जो आपकी डोमेस्टिक इनकम है वो इसमें तो नहीं आ रही। क्या बोल रहा है? इज नॉट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट डोमेस्टिक इनकम। तो ये जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, क्योंकि इसमें से वो इनकम जो फॉरेनर्स ने प्रोड्यूस की डोमेस्टिक बाउंड्रीज के अंदर वो निकाल दी गई है, इसीलिए ये इसका पार्ट नहीं आएगा। तो आंसर वुड बी सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। इफ फैक्टर कॉस्ट इज ग्रेटर देन मार्केट प्राइस, इट मींस जब फैक्टर कॉस्ट है मार्केट प्राइस से ज्यादा हो तो उसका क्या मतलब है? पहले हम देख लेते हैं फैक्टर कॉस्ट का क्या मतलब होता है। फैक्टर कॉस्ट का मतलब हो गया कि जिस प्राइस पे कंपनी ने प्रोडक्ट को बना दिया, जब इसमें प्लस आप टैक्सेस ऐड कर लेते हो तो ये क्या बन जाता है? ये बन जाता है मार्केट प्राइस। और जब आपकी सब्सिडीज गवर्नमेंट ऑफर कर रही होती है ज्यादा, उस केस में क्या हो जाता है? फैक्टर कॉस्ट बढ़ जाता है और मार्केट प्राइस कम हो जाता है। तो जब भी सब्सिडीज इनडायरेक्ट टैक्स से ज्यादा है उस केस में फैक्टर कॉस्ट विल बी ग्रेटर देन व्हाट? मार्केट प्राइस। तो यही पूछ रहा था और उसका फॉर्मूला भी याद रख लिया तो बेटर है। फैक्टर कॉस्ट जो है दैट इज जो मार्केट प्राइस है फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल्स टू मार्केट प्राइस MP प्लस सब्सिडीज माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है जी, फॉर्मूला भी याद रख लीजिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? व्हेन सब्सिडीज आर ग्रेटर देन इनडायरेक्ट टैक्सेस, इन दैट केस फैक्टर कॉस्ट विल बी ग्रेटर देन व्हाट? मार्केट प्राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स के बारे में इनमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? पहला ऑप्शन क्या है? फाइनल गुड्स, यहां टाइपो है, दिस इज गुड्स नॉट गॉड्स। फाइनल गुड्स satisfy wants of ultimate consumer and producers. Final goods have direct demand as they satisfy the wants directly. Final goods are subject to further transformation in the process of production. And final goods are neither used up as raw material nor for resale in the same year. देखो दोस्तों, आप इन ऑप्शंस थोड़ा आपको कंफ्यूजिंग लग सकते हैं, लेकिन एक ऑप्शन आपको आइडेंटिफाई होगा कि यार ये गड़बड़ है। मैंने क्या बोला? फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स जो आप सीधे कंजम्पशन के लिए रेडी हैं, आप उसको खरीदोगे और कंज्यूम करोगे, चाहे वो सर्विस है चाहे वो गुड्स हैं। ये क्या बोल रहा है? फाइनल गुड्स आर सब्जेक्ट टू फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। ये फाइनल गुड्स नहीं होते। तो सी इज द राइट आंसर, क्योंकि क्या पूछ रहा था? ये पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द फाइनल गुड्स। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Depreciation is the loss of fixed assets in use due to normal wear and tear, loss of value of fixed assets in use due to normal rate of accidental damage, loss of value of fixed assets in the due to unforeseen obsolescence and all of the above। यानी किसी भी तरीके से जब आपका एसेट्स में रिडक्शन हो रहा है, चाहे वेयर एंड टियर से, चाहे एक्सीडेंटल डैमेज से, और किसी भी रीजन की वजह से आपके एसेट्स की वैल्यू कम हो जा रही है, वो सब की सब डेप्रिसिएशन है। मिसाल के तौर पे आपने कोई कंपनी एस्टैब्लिश की, उसमें आपने एसीज लगाए, अब एसीज का सर्किट जल गया भाई, तो उस एसेट की वैल्यू कम हो गई। वो एसीज आपने 35,000 में खरीदे थे, उसका अंदर कंप्रेसर खराब हो गया, कंप्रेसर को चेंज कराना पड़ेगा, उसकी वैल्यू कम हो गई। तो एक्सीडेंटल डैमेज, वेयर एंड टियर, ये सभी इंक्लूडेड हैं इसमें डेप्रिसिएशन में। तो आंसर वुड बी व्हाट? ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों ये ध्यान रखना जरूरी है
कि आप सब के सब ऑप्शन को पढ़ें। चाहे आप क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको लग रहा है कि यार पहले ऑप्शन सही है, फिर भी आप सभी ऑप्शन पढ़ें तभी आंसर लिखें। उम्मीद है कि ये थोड़ा आपके कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। फिर मिलेंगे जल्दी ही कुछ और MCQs के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।